Hello everyone. This is the third topic of the chapter number 4, magnetic effect of the electric current, and topic's name is similarities and dissimilarities between Biot-Savart's law and Coulomb's law. तो बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ क्या है, इनके बीच में तो पहले हमें ये जानना था। तो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में और बायो-सेवर्ट लॉ हमने यहाँ पे अभी पढ़ लिया है। तो इनके बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दो दो तीन तीन लिख लेते हैं। यही हमारा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बायो-सेवर्ट लॉ पहले लिख लो और ये लिख लो कूलम्स लॉ। तो चलो पहले कूलम्स लॉ लिखते हैं। बताओ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है KQ अपॉन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना, कूलम्स क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमारे पास KQ/R²। तो क्या KQ की वैल्यू रखें 1/4πε0 और यहाँ पे DQ अपॉन कितना हो जाएगा R²। ये बन गया हमारे पास क्या, कूलम्स लॉ। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से ये तो हो गया हमारा किसके अकॉर्डिंग, कूलम्स के अकॉर्डिंग। इसी तरह अगर बायो-सेवर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड मिली जिसकी वैल्यू कितनी मिली, μ0/4π और कितना आया आइडियल साइन थीटा अपॉन में कितना आया था R²। ये मिली थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसके अकॉर्डिंग, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही वैल्यू मिल गई। अब हम सिंपली इन्हीं दोनों लॉ को, फॉर्मूलों को देखते हुए इनके बीच में सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सिमिलैरिटीज लिखेंगे। सिमिलैरिटीज में अगर हम आते हैं तो पहली सिमिलैरिटीज देखिए ध्यान से, क्या इसके नीचे भी R² आया है और यहाँ भी R² आया है। तो इसका मतलब दोनों इनवर्स स्क्वायर रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बोथ फॉलो लिख सकते हैं, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल, दोनों इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। सेकेंड सिमिलरिटीज अगर देखें तो ये एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी थी और ये कितनी है हमारे पास μ0 जो कि परमिबिलिटी थी। मतलब दोनों मीडियम पे क्या करती थी, डिपेंड करती थी। मतलब बोथ डिपेंड ऑन मीडियम, दोनों किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। तीसरी सिमिलरिटीज अगर ध्यान से देखें तो सिमिलरिटीज में पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं जिसमें चार्जेज बहुत ज़्यादा हो और यहाँ पे एलिमेंटल करंट बहुत ज़्यादा हो, तो क्या हमें वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। मतलब लिख सकते हैं बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो भी करेंगी। यहाँ पे चौथी सिमिलरिटीज भी बता दीजिए जल्दी से कि सिमिलरिटी फोर्थ नंबर कितनी होगी। तो अभी तो हमने 3 सिमिलरिटी देख ली है, चौथी सिमिलरिटीज अगर देखें इनके बीच में तो कुछ दिखाई दे रही है। दोनों क्या होती हैं, लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड होती हैं। तो हम अगली सिमिलरिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, बोथ वैलिड फॉर लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स। तो हमारे पास 4 सिमिलरिटीज मिल गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या देखेंगे यहाँ पे, डिसिमिलरिटीज देखेंगे इनके बीच में। 3 डिसिमिलरिटीज लिख लें, सफिशिएंट है हमारे पास। ठीक है, तो अगला हमारा जो डिसिमिलरिटीज लिखता हूँ मैं, डिसिमिलरिटीज, और ये है हमारे पास फर्स्ट डिसिमिलरिटीज। बताइएगा पहले तो देखो ध्यान से, अगर फॉर्मूला देखो तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हमारे पास थीटा आ रहा है, इसमें कहीं थीटा नहीं आ रहा है। मतलब एक एंगल पे डिपेंड करता है और दूसरा एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब लिख सकते हैं वन डिपेंड ऑन एंगल बट अनदर डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। ठीक है, एक डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर सेकेंड की बात करें, सेकेंड डिसिमिलरिटीज क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। ये DQ नहीं होता, चार्ज नहीं होता, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता, नहीं होता। और DQ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। यहाँ पे आइडियल अगर एलिमेंटल करंट नहीं होता तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, नहीं होता। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एक का प्रोडक्शन कर रहा है कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी, और एक का प्रोडक्शन कर रहा है स्केलर क्वांटिटी। मतलब डिसिमिलरिटीज में लिख सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ
या प्रोडक्शन लिख लो या प्रोड्यूस लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्केलर, और इसी तरह लिख लो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है इतनी बात? एक का प्रोडक्शन कौन सी क्वांटिटी कर रही है, स्केलर, और दूसरे का प्रोडक्शन कर रही है वेक्टर क्वांटिटी। दो डिसिमिलरिटीज हो गई। और भी कोई डिसिमिलरिटीज दिख रही है तुम्हें? तो अगर दिख रही है तो तुम लिख सकते हो तीसरी डिसिमिलरिटीज, सोच के बता दो क्या होगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट डिसिमिलरिटीज की बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो थर्ड डिसिमिलरिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास एक चार्ज है, जैसे सपोज करो प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इसको ई पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो तुम इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखोगे, प्लस क्यू की वजह से इधर देखोगे, और इस माइनस क्यू की वजह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखोगे। मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या सेम प्लेन में मिल रही है? जबकि तुमने अभी देखा था किसी कंडक्टर की वजह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इस पी पॉइंट पे, तो क्या वो इनवर्ड मिली थी? मतलब इस प्लेन से, जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड से क्या इनवर्ड मिला था? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो सेम प्लेन में होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो उस एलिमेंटल करंट जिसमें फ्लो कर रहा होगा, जिस प्लेन में फ्लो कर रहा होगा, उस प्लेन से किधर होगी? परपेंडिकुलर होगी। मतलब उस प्लेन को छोड़ के कहीं बाहर जाती हुई दिखाई देगी। मतलब साफ साफ हम कह सकते हैं कि ये भी एक डिसिमिलरिटीज़ है। तो बोल सकते हैं ये किस में होगी? सेम प्लेन में होगी, और ये किस में होगी? डिफरेंट प्लेन में होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये इतनी डिसिमिलरिटीज़ हो गई। ओके, तो याद रखिए हमारे पास ये 4 सिमिलरिटीज़ एंड 3 जो है हमारे पास डिसिमिलरिटीज़ हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ही निकालने का, मगर डिफरेंट शेप्स के लिए। ओके, थैंक यू।